Yes, students. So today we are going to teach you a famous poem, Animals. And this poem is written by a famous American poet, Walt Whitman. He was a very influential poet of America, and he is known for his freedom thoughts, and he expressed his thoughts through his very famous novel, and that was very controversial, and that novel's name is Leaves of Grass. So आपको समझना है कि वो बहुत ही प्रभावशाली कवि थे अमेरिका के। इनका जन्म जो है 1819 में हुआ था न्यूयॉर्क में, और इनका बहुत बड़ा प्रभाव था। और इनका ये जो नोवेल है लीव्स ऑफ ग्रास, ये कंट्रोवर्शियल रहा था, और ये इनकी डिजायर थी, ही वांट्स टू लिव विद एनिमल्स। बिकॉज व्हाई द पोएट वांट्स टू लिव विद एनिमल्स? बिकॉज ही फाउंड दैट ह्यूमन मैन्स कैरेक्टरिस्टिक is filled with lots of hypocriticism and crookedness. That's why he wants to live with animals, because animals do not have any mania for possessing things, and they do not show any falsehood. That's why the poet wants to live with animals, and he has a keen desire to be with animals, because एनिमल्स आर सेरीन, एनिमल्स आर सेल्फ कंटेंटेड। क्योंकि जो जानवर होते हैं वो बहुत ही शांत स्वभाव के होते हैं, उनके व्यक्तित्व में या फिर उनका जो भी ऑरा होता है, इमेज होती है, या जिनको हम देखते हैं तो वो बहुत ही शांत स्वभाव के होते हैं और अपने आप में ही सेल्फ कंटेंट होते हैं। दे डू नॉट यर्न फॉर गेटिंग थिंग्स, दे डू नॉट हैव एनी एस्पिरेशंस, दे डू नॉट वांट टू कंट्रोल एनी वन। दैट्स वाई the poet Walt Whitman thinks to be with animals. And here you see he tells us in this poem about the animals characteristics. And what are the animals characteristics? They do not possess the mania for acquiring materialistic pleasures. You know, in our society and in the whole world, man is running behind for getting lots of pleasures. But in the process, for getting pleasures, he uses lots of illegal means, and lots of means that are not proper. But here poet talks about the animals characteristic, that animals do not have any mania. तो एनिमल्स में कोई भी ऐसा पागलपन नहीं होता भौतिक चीज़ों को प्राप्त करने का। तो यही बात पोएट के मन को बहुत अच्छी लगती है, इसलिए वो चाहता है कि भाई वो सेल्फलेस क्रीचर्स के साथ रहे और खुद भी एनिमल हो जाए तो बढ़िया। अब कभी एक बात कहता है इस कविता में कि पहले, बहुत पहले जब आदमी गुफाओं में रहा करता था तो वहाँ पर आदमी बहुत ही सेल्फलेस होता था, उसके अंदर इतना दिखावा नहीं होता था। ही डू नॉट हैव मेनिया फॉर गेटिंग थिंग्स, ही जस्ट लिव विद द इक्विलिब्रियम विद द नेचर, एंड दैट इक्विलिब्रियम हैज बीन लॉस्ट इन द प्रेजेंट एज। अब आप देख लो कि इनका जन्म हुआ था 1819 में, तब ये बात कह रहे थे, यानी कि उस टाइम पे भी लोग बाग फिजिकल प्लेजर्स के पीछे भाग रहे थे। तो कवि के मन में ये भावना जागी कि वो जानवरों के साथ रहे, क्योंकि जानवर उसको बहुत ही अद्भुत लगे। क्योंकि जानवरों का स्वभाव, उसने सोचा कि भाई, उन्होंने सोचा कि जानवर अपने स्मारक नहीं बनवाते। 2000 साल पहले भी कोई जानवर अच्छा काम किया होगा तो कोई स्मारक बना करके उसका नहीं रखते कि भाई उसको फिर वो मेमोराइज करते रहें, उसको कॉमेमोरेट करें। लेकिन ऐसा जानवरों के साथ उसने नहीं देखा। तो जानवर उसे एक सेल्फलेस क्रीचर नजर आए, तो उनको सोसाइटी में ऐसा नजर नहीं आया। शायद उनके साथ कुछ हुआ होगा कि भाई उनके ऐसे विटर एक्सपीरियंस रहे हों कभी के। तो यही इसमें करना चाहते हैं। तो उनमें, जानवरों में कोई फॉल्सहुड नहीं होता, कोई दिखावा नहीं होता। सो दिस इज द क्रक्स ऑफ द पोएम दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट टिल नाउ, एंड फ्रॉम नाउ
we will study about the stanzas of this poem. Yes students, let's see about the first stanza of this poem, Animals. Now we are going to study the first stanza. You try to understand the crux of the stanza. So students, I think I could turn and live with animals. They are so placid and self-contained. I stand and look at them long and long. So students, this is the first stanza in which poet makes a desire about living with animals. He tells that मैं सोचता हूँ कि मैं बदल जाऊँ, I could turn into animals, and he has a desire to live with animals. तो वो चाहते हैं कि वो एक एनिमल में परिवर्तित हो जाएं और वो उनके साथ जाकर के रह सकें. और वो किस लिए रहना चाहते हैं? Why the poet wants to live with animals? There is a reason. Because the animals, they are so placid, they are so serene, they are so peaceful, their nature is self-contained, self-satisfied and pure and serene. That's why the poet wants to live with animals. Here you see, the poet tells us that animals are so placid. तो एनिमल्स बहुत ही प्लेसिड होते हैं. प्लेसिड मीन्स शांत स्वभाव के, सेल्फ सेटिस्फाइड, बहुत ही प्योर, विशुद्ध, उनके व्यवहार में कोई मिलावट नहीं होती. नो एडल्ट्रेशन इन देयर बिहेवियर. दैट्स वाई पोएट वांट्स टू लिव विद एनिमल्स, बिकॉज दे आर सो सरीन, दे आर सो सेल्फ कंटेंट, दे आर सो पीसफुल. दैट्स वाई द पोएट वांट्स टू लिव विद एनिमल्स. तो कभी कहते हैं कि वो बहुत ही प्लेसिड होते हैं और बहुत ही सेल्फ कंटेंट होते हैं. सेल्फ कंटेंट यानी आत्मसंतुष्ट. उनके व्यवहार में कोई शो ऑफ नहीं होता, इसलिए कभी जानवरों के साथ रहना चाहता है उनके व्यवहार की वजह से. क्योंकि आदमी में उसे, उस आदमी के व्यवहार में या ह्यूमंस के व्यवहार में उसे वैसी विशुद्धता, वैसी प्योरनेस दिखाई नहीं देती है, इसलिए कभी जानवरों के साथ रहना चाहते हैं. और आगे क्या कहते हैं? कभी आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग. तो ये कहते हैं कि मैं खड़ा हो जाता हूँ और उनको देखता रहता हूँ, उनकी तरफ देखता रहता हूँ, उनके व्यवहार को ऑब्जर्व करता हूँ लंबे समय तक. आई स्टार्ट स्टेयरिंग एट देम एंड आई स्टार्ट वंडरिंग हाउ दे आर सो innocence, how they are puzzled with innocence. So the poet wants to live with animals because of their pure behavior, because of their self-contained behavior, because of their natural behavior. तो यहाँ पे कभी चाहते हैं कि वो बदल जाएं और जानवरों के साथ रहें, वो जानवरों में परिवर्तित हो जाएं, वो जानवर बन जाएं और जानवरों के साथ रहें. क्योंकि जो जानवर होते हैं बहुत ही प्लेसिड होते हैं, सेल्फ कंटेंट होते हैं, बहुत ही शांत और आत्मसंतुष्ट होते हैं. और कभी खड़े हो जाते हैं और मतलब वो रोज़ाना जाकर के जानवरों के व्यवहार का इतना मतलब सूक्ष्म अध्ययन करते हैं, स्क्रूटनाइज करते हैं उनके व्यवहार को. तो उन्होंने ये सारे इस तरह से सूक्ष्म अध्ययन करके उनके व्यवहार के बारे में निकाला कि वो बहुत ही इनोसेंट होते हैं और वो अपने नेचुरल सराउंडिंग में बहुत ही व्यवस्थित तरीके से, नेचर के साथ व्यवस्थित तरीके से रहते हैं. सो वी आर मूविंग अहेड. यस, तो वी आर गोइंग टू स्टडी द सेकंड स्टेंजा. तो इसमें हम बात कर चुके हैं कि एनिमल्स आर प्योर एट हार्ट एंड पोएट वांट्स टू लिव विद देम बिकॉज ऑफ देयर इनोसेंट बिहेवियर एंड इनोसेंटनेस. सो कभी अब कह रहे हैं दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन.
तो जानवर जो होते हैं वो स्वेट एंड वाइन नहीं करते हैं। स्वेट एंड वाइन यानी कंप्लेन नहीं करते हैं, अपने व्यवहार के बारे में या फिर उनको कोई प्रॉब्लम होती है उसके बारे में रोने नहीं लग जाते हैं, मतलब कंप्लेन नहीं करते हैं मानव की तरह, लाइक ह्यूमंस। बिकॉज ह्यूमंस बिहेवियर is totally contradictory when compared to animals. So you see, the poet says that animals do not complain and do not cry about their condition. जैसी कंडीशन में पशु रहना चाहते हैं वैसी में रह लेते हैं, whether their living place is humane or not humane. तो कभी इस कविता के माध्यम से लोगों से ये कहना चाहता है कि वी शुड बी सो सिंपैथेटिक विद एनिमल्स, वी शुड हैव sympathy for the animals about our surrounding environment, because the whole universe. That's why the poet says that we should have some affectionate behavior towards animals for the sake of humanity. So students, you see, they do not lie awake in the dark and weep for their sins. अब यहाँ पे कभी एक कैरेक्टरिस्टिक और बताते हैं कि मानव जो होता है जब भी कोई पाप करता है तो उसके बारे में उसके मन में द्वंद्व चलते रहते हैं, वो उनके बारे में शिकायत करता है और रात भर जागा रहता है, इन द डार्क जागा रहता है और शिकायतें करता है, ईश्वर से कन्फेस करता है और मनी मन पश्चाताप करता है। इस तरीके का बिहेवियर जानवरों का नहीं होता है। तो यहाँ पे कभी यही बताना चाहते हैं, दे डू नॉट लाई अवेक, वो रात को जागे हुए नहीं रहते हैं, जागे हुए नहीं रहते हैं अंधेरे में, और ना ही वो अपने पापों के लिए रोते हैं, क्योंकि मानव का बिहेवियर ऐसा है कि वो रातों को जागता है, पश्चाताप करता है, ईश्वर से अपने कर्तव्यों के बारे में शिकायत करता है, और ऐसा बिहेव जानवर बिल्कुल नहीं करते हैं। उनसे जो कुछ हो जाता है वो उनको पता ही नहीं रहता है, ना ही उसके बारे में वो कंप्लेन करते हैं, ना ही कोई वो पाप करते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल इनोसेंट होते हैं, प्योर एट हार्ट होते हैं। हियर द पोएट टॉक्स अबाउट द characteristic of animals that they are pure at heart. Animals are pure at heart, and this is the characteristic being talked about by the poet in this stanza. So you see, they do not make me sick discussing their duty to God. और जब भी मानव मेरे पास आते हैं तो अपनी शिकायतें करते हैं कि मेरे से ये हो गया, मेरे से वो हो गया, मेरी हालत ऐसी चल रही है, मैं जीवन में कुछ अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ। तो ऐसी बातें कर करके कभी कह रहा है कि और लोग आकर के मुझे ऐसे अपनी बातें बता करके अपना जो भी दिमाग का जो भी दुख है या कोई अच्छी बातें हैं या बुरी बातें हैं उससे मेरे को सिक कर देते हैं, मतलब कि मेरे को पागल कर देते हैं ऐसी बातें बता करके। लेकिन जानवर ऐसा नहीं करते हैं। दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड। तो जानवर मुझे इस तरह से परेशान नहीं करते हैं, सिक नहीं करते हैं, और उनका जो ईश्वर के प्रति कर्तव्य है उसके बारे में भी मुझसे डिस्कशन नहीं करते हैं। जबकि मानव जो होते हैं वो मुझसे अपने ईश्वर के प्रति कर्तव्य के बारे में कि मुझसे ये गलत हो गया, मुझसे वो पाप हो गया, मेरी लाइफ में ये चल रहा है वो चल रहा है, ऐसी बातें कर करके मुझे सिक कर देते हैं। तो फ्रॉम दीज लाइन्स बी अंडरस्टूड दैट एनिमल्स आर प्योर एट हार्ट एंड दे डू नॉट हैव ए कंप्लेनिंग बिहेवियर एंड they are so much pure at heart that they do not make sick the poet with their frivolous trivial discussion.
So this is it in this stanza. Yes students, तो देख लेते हैं थर्ड स्टेंजा. Note 1 is dissatisfied. Note 1 is demented with the mania of owning things. कि जानवरों में कोई भी असंतुष्ट नहीं है, डिससेटिस्फाइड नहीं है आदमी की तरह, ह्यूमंस की तरह. Note 1 is demented with the mania of owning things. ना ही कोई उस पागलपन से पीड़ित है जिससे कि मानव पीड़ित होता है, वो वाला पागलपन जो कि चीज़ों को ज़्यादा एक्वायर करना चाहता है, बहुत सारी चीज़ों को प्राप्त करना चाहता है, जितनी चाहे उतनी प्राप्त करना चाहता है, अपनी आवश्यकता से भी ज़्यादा. तो ऐसा पागलपन केवल आदमी में ही होता है, ह्यूमंस में होता है, जानवरों में नहीं होता. तो यही बात यहाँ पे कवि करना चाहते हैं कि नो एनिमल इज डिससेटिस्फाइड, नो एनिमल wants to get lots of possession. Note 1 kneels to another. अब kneels यानी घुटने टेकना. अब ह्यूमंस में क्या होता है कि वो कोई बड़े पद पर होता है या फिर जिसकी प्रभावशालीता समाज में, देश में ज़्यादा होती है, तो उसके आके वो सरेंडर कर देता है, उसको अपने आप को उसके अधीन मान लेता है. लेकिन जानवर ऐसा नहीं करते हैं. चाहे उनका कोई जानवर बहुत सालों पहले कोई बहुत ही सम्माननीय काम किया हो, तो उसके प्रति भी वो इतना शो ऑफ नहीं करते हैं, ना ही उसके सामने घुटने टेकते हैं. लेकिन मानव ही एक ऐसा क्रीचर है जो कि नील करता है. नील यानी घुटने टेकता है. नोट 1 नील्स टू अनदर. कोई भी जानवर एक दूसरे के सामने घुटने नहीं टेकता है. नॉट टू हिज काइंड that lives thousands of years ago. और ना ही अपने ही किसी अन्य जानवर के प्रकार के सामने वो घुटने टेकता है जो कि हजारों साल पहले एक्सिस्टेंस में रहा है. लेकिन मानवों में क्या होता है कि हजारों साल पहले किसी ने बहुत अच्छा कार्य किया होगा तो वो उसको लिख लेते हैं ग्रंथों में और साल दर साल उसके प्रति सम्मान प्रकट करते रहते हैं और फिर उसको अपनी संस्कृति का हिस्सा बना लेते हैं. और फिर जब वो संस्कृति का हिस्सा बना लिया जाता है तो उस संस्कृति पे इतना गौरवान्वित हो जाते हैं कि भाई वो दूसरे की संस्कृति को छीण मारने लग जाते हैं. तो जब संस्कृति में टकराव होने लग जाता है तो फिर बहुत सारे समाज में कन्फ्लिक्शंस पैदा होते हैं और फिर उनसे डिस्प्यूट्स जन्म लेते हैं और फिर उससे पूरी ह्यूमन सोसाइटी को, पूरी मानव जाति को बहुत बड़ी हानियाँ होती हैं और उन टकरावों में मानव को ही हानि होती है. तो ऐसा जानवरों के साथ नहीं होता. ना वो किसी को ज़्यादा तरजीह देते हैं. दे डू नॉट गिव इम्पोर्टेंस टू एनिमल वेदर सम ऑफ द क्रीचर, चाहे उनमें से कोई जानवर ने अच्छा काम किया है या नहीं, वो सब के साथ समान बिहेव करते हैं. लेकिन मानवों में उनके व्यवहार के आधार पे, पद के आधार पे, उनकी पहुंच के आधार पे आदमी एक दूसरे के सामने घुटने टेकते हैं. अब घुटने टेकने का मतलब ये नहीं कि वास्तव में घुटने टेक देते हैं, कि मतलब अपने आप को उनके अधीन मान लेना, जो बड़े बड़े पदों पर हैं या समाज में अच्छी रसूख रखते हैं. तो वैसे ही तो यहाँ पर नोट 1 नील्स टू अनदर नॉट टू हिज काइंड दैट लिव्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो. तो हमने इसका अर्थ समझ लिया. अब हम आगे बढ़ते हैं. नोट 1 इज रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ. अब जानवरों में एक दूसरे के लिए ना तो कोई रेस्पेक्टेबल है जैसे मनुष्यों में होता है, तो उनके लिए तो सब समान है. उनके लिए ना कोई छोटा, ना कोई बड़ा, ना कोई रंग, ना कोई रूप, किसी के आधार पर भेदभाव नहीं करते हैं. लेकिन मानवों में ऐसा होता है. तो आप इतिहास उठा के देखोगे तो मध्यकाल में भी बहुत सारी क्रूरताएं हुई जाति के आधार पे और प्राचीन समय से होती आ रही हैं और अब भी ये एग्जिस्टेंस में है. जब आप समझने लग जाओगे तो यू विल फील दिस
तो देखिए कि इनमें से कोई भी एक दूसरे के लिए सम्माननीय नहीं है और जानवरों में कोई भी अनहैप्पी नहीं है। इस पूरी पृथ्वी पे कोई भी जानवर अनहैप्पी नहीं है, और अनहैप्पी है तो वो किस लिए है? मानवों की वजह से, क्योंकि मानव जानवरों का प्रयोग एक्सपेरिमेंट के लिए करते हैं और उनके साथ इनह्यूमन बिहेव करते हैं, जिससे कि वो मानवों की वजह से ही पीड़ित हैं। वो अपनी वजह से पीड़ित नहीं है। द कॉज फॉर देयर कंसर्न या कॉज फॉर देयर वुंड इज ह्यूमन। सो इन दिस स्टेंजा पोएट टॉक्स अबाउट that animals are not affected with the mania of getting plentiful possessions, and no animal kneels to another, whether somebody कि उनमें से कोई 1000 ईयर्स पहले हुआ हो जिसने कोई अच्छा काम किया हो तो उसके प्रति वो सम्मान प्रकट नहीं करते, उनके लिए सब समान है। तो यहीं पर इसमें उन्होंने बताया कभी नहीं कि भाई उनके लिए कोई सम्माननीय भी नहीं है, सब उनके लिए बराबर हैं। और जानवर दुखी नहीं हैं, वो हमेशा हैप्पी रहते हैं, अनहैप्पी नहीं हैं, और दुखी भी हैं तो मानवों की वजह से। सो दिस इज द क्रक्स ऑफ दिस स्टेंजा। यस स्टूडेंट्स, लास्ट एंड फाइनल स्टेंजा देख लेते हैं हम। सो दे शो देयर रिलेशन टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम। तो जानवर जो हैं वो अपना बहुत ही इनोसेंट बिहेवियर मेरे प्रति प्रदर्शित करते हैं, और मैं उनके इस इनोसेंट बिहेवियर को मैं बहुत ही सहृदयता से उसको स्वीकार करता हूँ। तो हेयर पोएट वांट्स टू से दैट the animal's behavior is very innocent, is extremely innocent, and they are so kind, they are so self-containment, they are filled with so self-containment and filled with innocence. That's why poet accepts their relations and wants to live with animals for their this quality. And अब आगे देख लेते हैं। They bring me tokens of myself। अब यहाँ पे tokens से क्या मतलब है? tokens यानी काइंडनेस, सेल्फ कंटेनमेंट और इनोसेंस। तो यहाँ पर ये गुण यानी कि वर्च्यूज हैं जिनको यहाँ पे टोकन्स बोला है। तो वो मुझे मेरे पास ही लाते हैं, मतलब मेरे ही गुणों को प्रदर्शित करके दिखाते हैं, जो गुण बहुत साल पहले मेरे अंदर हुआ करते थे या फिर कहीं ना कहीं छिपे हुए हैं। तो ह्यूमंस क्या है, बहुत पहले बिल्कुल इनोसेंट हुआ करते थे, सेल्फ कंटेन्ड हुआ करते थे और काइंडनेस से भरे हुए होते थे। तो यहाँ पर कभी कहना चाहते हैं कि वो दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, वे मुझसे ही परिचित कराते हैं, मेरे ही गुणों से परिचित कराते हैं जो मुझ में बहुत साल पहले हुआ करते थे। दे एवेंस देम प्लेनली इन देयर पजेशन, और एवेंस यानी रिवील करना, तो वो रिवील करते हैं, वो प्रदर्शित करते हैं अपने आप को बिल्कुल स्पष्ट तरीके से अपने अधिकार क्षेत्र में, या जो भी उनका दायरा होता है उसमें वो अपने आप को बिल्कुल प्लेनली प्रदर्शित करते हैं, इनोसेंट तरीके से, बहुत ही काइंडनेस से भरे हुए वो अपने आप को प्रदर्शित करते हैं, वो दिखाते हैं, शो करते हैं। दे शो देमसेल्व्स एज फिल्ड विद काइंडनेस, सेल्फ कंटेनमेंट एंड इनोसेंस। आई वंडर वेयर दे गेट दोज टोकन्स। मुझे बहुत ही आश्चर्य होता है कि जानवरों में इतने सारे गुण कैसे आए, इतने सारे टोकन्स यानी काइंडनेस, सेल्फ कंटेनमेंट, इनोसेंस। तो मुझे आश्चर्य ये होता है कि हाउ दे एक्वायर दीज क्वालिटीज एंड ह्यूमंस डू नॉट हैव दीज क्वालिटीज, एंड हाउ द एनिमल्स
have these qualities. The poet is wondering on this aspect of on this perspective of animals. Did I pass that way huge times ago and negligently drop them? अब यहाँ आई से मतलब पूरी मानव जाति। क्या मैं इस रास्ते से पहले कभी गुजरा था? बहुत बहुत समय पहले, ह्यूज टाइम्स पहले। तो ये आदमी के जो शुरुआती जो एक्सिस्टेंस टाइम था, उस टाइम पे वो बहुत ही पीसफुल था, बहुत ही सेल्फ कंटेंट था, काइंडनेस से भरा हुआ था। तो ह्यूज टाइम्स एगो मानव बहुत ही इनोसेंट हुआ करता था। तो ये कभी कह रहे हैं कि क्या मैं इस रास्ते से बहुत पहले गुजरा था, जिस रास्ते पे वर्तमान में एनिमल्स चल रहे हैं और वो इनोसेंसी से भरे हुए हैं, इनोसेंस से भरा हुए हैं। एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम, और मैंने बहुत ही लापरवाही तरीके से अपने स्वार्थों की वजह से इन सारे गुणों को अपने व्यक्तित्व में से हटा दिया। क्या मैंने नेग्लिजेंट रहा इन गुणों के प्रति? तो इस स्टेंजा में कवि ने बताया कि जो वो अपना व्यवहार है जानवरों के प्रति प्रदर्शित करते हैं, और वो कवि को उनका जो मूल स्वरूप है, मूल स्वरूप मानव का, जो कि मूल स्वरूप होता है काइंडनेस से भरा हुआ, आत्मसंतुष्टि से भरा हुआ, उससे कवि को परिचित कराते हैं जानवर कि भाई मानव पहले ऐसा हुआ करता था, मानवता से भरा हुआ, काइंडनेस से भरा हुआ। अब वर्तमान में जानवर हैं जो कि इन गुणों को प्रदर्शित करते हैं, जिनको कि मानव को प्रदर्शित करना चाहिए। तो वो अपने आप को बहुत ही क्लियरली दर्शाते हैं, जैसे हैं वैसे ही दर्शाते हैं, मानव की तरह दिखावा नहीं करते हैं। और कभी को आश्चर्य होता है कि उन्होंने ये गुण कहाँ से प्राप्त किया। क्या मानव जाति पहले, बहुत समय पहले उस रास्ते से गुजरी थी और उन्होंने लापरवाही पूर्वक इन सारे गुणों को अपने आप से हटा दिया? सो दिस इज़ द पोएम इन विच हमने पढ़ा कि जानवर और मानवों में क्या अंतर है और कभी जानवरों के साथ क्यों रहना चाहता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।